ध्यान दीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। जैसे आपको पहले बताया गया था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। उसमें बताया गया था फर्स्ट में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्लियर है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम था। और दूसरा नियम यह था कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही बताया गया था। उसी तरह ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, इसके भी 2 नियम हैं, ठीक है। तो इसमें इसका जो पहला नियम है वो ये कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, क्योंकि इसमें परावर्तित नहीं होती है, इसमें क्या होती है, अपवर्तित, ठीक है। कौन कौन? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया इसको अभिलंब बोला जाता है। जो लंब डालते हैं उसको अभिलंब कहते हैं। डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। देखिए, अपवर्तन का जो पहला नियम है, अपवर्तन के 2 नियम है। पहला ये नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्लियर हो गया? आपतित किरण वो किरण होती है जो प्रकाश स्रोत से आकर के इस पर क्या होती है, टकराती है। उसके बाद क्या है, अपवर्तन होगा तो प्रकाश अंदर चली जाएगी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। जब प्रकाश अंदर प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, अपवर्तित किरण, ठीक है। और वहाँ जो लंब डालिएगा वो क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे ये हो गया आपका समतल, तो आपतित किरण ऐसे जाएगी, ठीक है ना, यानी तीनों एक ही तल में आ जाते हैं। जैसे आपतित किरण इस तल में ऐसे आ रही है, तो अपवर्तित किरण जो है इसी तल में जाएगी, चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, ठीक है। आज जो लंब डालते हैं वो भी इसी तल में होता है, ठीक है ना। तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। आया समझ में पहला नियम? चलिए, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, देखिए। किन्हीं दो माध्यमों तथा प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या SIN, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin I हो जाएगा, sin R का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक होता है। हो गया का? इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल SNESS स्नेल का नियम
स्नेल का नियम भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए किन्हीं दो माध्यमों, मतलब अपवर्तन की क्रिया क्या होगी, कम से कम दो माध्यम होगी तभी ना होगी। ठीक है, इसीलिए इसमें हम दो माध्यम लेंगे। अब प्रकाश के किसी विशेष वर्ण का मतलब यह है, वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण माने रंग। जैसे आपको बताया गया होगा कि प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई हम एक ही वर्ण लेंगे, सब वर्ण एक ही साथ नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों तथा प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए कोई एक वर्ण लेंगे, कोई जैसे लाल ले लिए चाहे नीला ले लिए, ठीक है ना। तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है, इसे स्नेल का दूसरा नियम भी कहा जाता है। ठीक है, यानी दूसरा नियम ये कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों तथा प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल का नियम कहा जाता है। क्लियर हो गया? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है, इसे अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चलिए आगे देखो, यदि आपतन कोण, हाँ आपतन कोण, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, आपतन कोण आई, आपतन कोण से हम किसे दिखाते हैं, आई से, तथा अपवर्तन कोण आर हो तो स्नेल के नियम से साइन आई, ठीक है, आपतन कोण कीजिए आप बटे, अनुपात निकालना हो तो क्या करते हैं, बटे में लिखते हैं साइन आर, साइन आई बटे साइन आर का मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ये क्या होता है, नियतांक होता है, ये हमेशा नियतांक होता है। क्लियर है? मतलब ये नियत फिक्स होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया पानी और हवा ले लिया और लाल रंग ले लिया, ठीक है, तो जब भी अपवर्तन की क्रिया होगी, चाहे पानी से कांच में, ठीक है, या कांच से पानी में, ठीक है, एक तरफ से जब देखा जाएगा तो एक बार कीजिए चाहे 10 बार कीजिए, जैसे पानी में कर रहे हैं, कांच में कर रहे हैं, पानी से कांच में आ रहे हैं, एक बार हुआ अपवर्तन, तो आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, आपने निकाला, कुछ आया होगा, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए, भले आई और आर का मान घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन ये हमेशा क्या आएगा, फिक्स आएगा, नियत आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। क्लियर है? ये जो है स्नेल का क्या है, दूसरा नियम है। क्लियर हो गया? यहाँ देखिए, इसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये हो गया, एक माध्यम ऊपर हो गया, एक माध्यम नीचे हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से आपतित किरण ये आ रही है, यहाँ पर आपने खींच लिया अभिलंब, तो ये क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये हवा है और ये पानी है, ठीक है, चाहे इसको पानी मान लीजिए और इसको हवा मान लीजिए, ठीक है ना, तो ये किरण यहाँ से यदि ये हवा हो, मान लीजिए क्या है, ये हवा है और ये क्या है, पानी है, तो ये हो गया विरल और ये हो गया सघन, तो इसमें किरणें क्या होगी, थोड़ा सा मुड़ेगी इधर, तो ये किरण जो है इधर मुड़ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से छोटा हो जाता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है किरणें, तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से छोटा होता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये भागता है, तो ये बड़ा हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है। ठीक है ना? तो यदि सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? विरल से सघन में जाएगी तो आर छोटा हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ई हो गया आई और ई हो गया आर। क्लियर है? तो यहाँ से साइन आई बटे साइन आर,
आपतन कोण कीजिए आप बटे अपवर्तन कोण कीजिए, मतलब इसका अनुपात निकल गया। ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या होता है, नियतांक होता है। क्लियर है। साथ ही एक चीज़ और होता है इसमें, जैसे एक किरण इसमें से इसमें जा रही है तो इसको हम मानेंगे पहला माध्यम, और इसको हम मानेंगे दूसरा माध्यम। किरण इसमें से इसमें आ रही है तो इसको पहला माध्यम मानेंगे, इसको दूसरा माध्यम मानेंगे। यदि किरण इसमें से इसमें आएगी तो इसको पहला माध्यम मानेंगे, इसको दूसरा माध्यम मानेंगे। क्लियर है। तो इसमें हवा क्या हो गया, पहला माध्यम हो गया। अब पानी क्या हो गया, दूसरा माध्यम हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ ये जो नियतांक होता है, ठीक है ना, ये नियतांक जो होता है इसको हम म्यू से भी दिखाते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर, इसको म्यू भी लिखा जाता है। नियतांक को हम म्यू भी लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो म्यू होता है ये नियतांक होता है। ठीक है। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। क्लियर है। ये जो नियतांक आता है, क्लियर है ना, यानी साइन आई बटे साइन आर नियतांक होता है। साथ ही ठीक है, ये नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ठीक है ना। यहाँ से नियतांक म्यू पढ़ते हैं इसको। ठीक है। नियतांक म्यू पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। आ गया बात समझ में। यानी किरण इसमें से इसमें आ रही है तो इसका अपवर्तनांक निकलेगा, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, ई आई होगा, ई आर होगा। ठीक है ना। यानी आर वाले का अपवर्तनांक निकलता है। आर किस में बन रहा है ये देख लेना है। आर किस में बन रहा है, पानी में, तो पानी का अपवर्तनांक निकलेगा। आर यदि हवा में बनता तो हवा का अपवर्तनांक निकलता। आ समझ में। जिसमें आर बनेगा, अपवर्तन कोण जिस माध्यम में बन रहा है उसी का अपवर्तनांक निकलता है। किसके सापेक्ष, जिसमें आई बन रहा है। क्लियर है ना। यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है। कोई दिक्कत। आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात नियतांक होता है। वह नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग को जानना है कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है ना। अभी आप लोग पढ़े हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है, जिसे हम दूसरे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखना है कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए अपवर्तनांक होता है, ये जो है जो प्रकाश का चाल होता है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है प्रकाश की किरण तो उसके चाल क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो वही जो चाल का अनुपात है उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना। चाल का जो अनुपात है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ तुलना किया जाता है हवा से या निर्वात से, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हवा से या निर्वात से प्रकाश की चाल पानी में जा रही है। ठीक है। हवा से प्रकाश कहाँ जा रही है, पानी में। क्लियर है ना। क्योंकि हवा में और निर्वात में दोनों में प्रकाश का चाल सेम होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में भी वही होता है और निर्वात में भी वही होता है। क्लियर है। हवा और निर्वात सेम होता है, लिखवाए हैं। ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये लिखा गया है ना। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, जैसे मान लीजिए कि निर्वात से आ रही है या हवा से आ रही है प्रकाश और पानी में जा रही है, तो देखें कि हवा में प्रकाश की चाल कितना है और उस जो है अगला माध्यम क्या है, पानी है। पानी में प्रकाश की चाल क्या है, दोनों का हम अनुपात निकाल देंगे तो पानी का क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक कहा जाता है। क्लियर है? अतः अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटे हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, देखिए अपवर्तनांक को हम n से दिखाते हैं, स्मॉल n से भी दिखाते हैं। ठीक है ना, स्मॉल n। तो n बराबर ऊपर लिखते हैं c और नीचे लिखते हैं cm। c मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और cm का मतलब हो गया माध्यम, मीडियम। इंग्लिश में मीडियम लिखते हैं, मीडियम मतलब माध्यम। ठीक है ना, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, ये जो अनुपात आएगा वो जो है उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर आता है। क्लियर हुआ? निर्वात में प्रकाश की चाल अभी आपको बताए हैं कि अपवर्तनांक जो होता है चालों का अनुपात होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश के चाल का अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, और तुलना जो है हमेशा निर्वात से ही किया जाता है, इसलिए यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल यानी एक माध्यम क्या लिया जाता है? निर्वात लिया जाता है। एक माध्यम निर्वात लिया जाता है और दूसरा माध्यम कोई हो सकता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? चालों का अपवर्तनांक मतलब चालों का अनुपात है ना हुआ, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, और उसका अनुपात क्या हो गया? अपवर्तनांक हो गया। क्लियर है? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम n से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। सिंबल में लिखते हैं n बराबर c बटे cm। c मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? और इसका जो है जिस माध्यम का निकलना होगा उसका हम भर देंगे। पानी का निकलना होगा तो पानी का भर देंगे। ठीक है, कांच का निकलना होगा तो कांच का भर देंगे, लोहा का निकलना होगा तो लोहा का भर देंगे, जिसका निकलना होगा उसका हम भर देंगे। ठीक है ना, यानी जिस माध्यम का निकलना होगा जिस, ठीक है ना, उसका है यहाँ पर, उसमें हम प्रकाश की चाल यहाँ भरेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिए। जैसे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल ये होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना, कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो
कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, क्या होगा, समझ आ गया। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर, फार्मूला आपको पता है, ऊपर क्या लिखते हैं, निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, आप बटे क्या लिखेंगे, नहीं माध्यम नहीं लिखेंगे, यहाँ माध्यम आ चुका है, यहाँ अब कांच लिखेंगे। यदि माध्यम का नाम नहीं मालूम था तो माध्यम लिख रहे थे, अब इस माध्यम का नाम हमें मालूम हो चुका है, किसका निकालना है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, आगे समझ में, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में, लेकिन माध्यम तो यहाँ दिया हुआ है इसलिए उस माध्यम का हम नाम लिख देंगे, निर्वात में प्रकाश का चाल बट्टे कांच में प्रकाश का चाल, ठीक है, बराबर निर्वात वाला आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, आप बट्टे में लिखिएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट गया और 10⁸ से 10⁸ कट गया, आपका आ गया 3/2, भाग दीजिएगा तो ये आएगा 1.5, यही जो है कांच का अपवर्तनांक है। कांच का अपवर्तनांक कितना हुआ, 1.5, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। यदि कोई पूछे आपसे कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है तो बोलिए कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है।